हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग ये जानेंगे और मानेंगे और समझेंगे भी कि ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट कैसे काम करते हैं। तो आपको अपने कॉपी में बेहतरीन वाली हेडिंग को बिल्कुल अंडरलाइन करके चौकोर वाला बक्सा बना के लिखना है ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट। आज हम लोग ये समझेंगे। उसके बाद में थोड़े से कुछ अच्छे से एग्जाम्पल्स हैं जो आपके लिए आई थिंक अच्छे हो सकते हैं या फिर आपको समझने चाहिए या आपको पता होने चाहिए, वो भी देखेंगे। तो आपको अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और साथ में अगर अभी तक आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी के 6 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हैं, वो देख लीजिए। या फिर अगर आपको ऐसे नहीं मिल रहे हैं तो आप सीधे डाल सकते हैं फ्यूचर गोल्स फिजिक्स करंट, ठीक है ना। तो आपको वो सारे वीडियो सीक्वेंस से या प्लेलिस्ट आपको इजी वे में मिल जाएगी। तो आज हमें समझना है ओमिक सर्किट। तो ओमिक सर्किट क्या होता है? तो कुछ लोग जो बहुत अच्छे और समझदार लोग होंगे या जो फिर बहुत ही भगवान को मानने वाले लोग होंगे, यह शंकर जी का नियम आज मालूम चलेगा है ना। तो पहले समझ लीजिए ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर हम किसी भी वायर पर उसकी फिज़िकल स्टेट को चेंज ना करें, जो इसकी फिज़िकल स्टेट्स होती हैं उन्हें चेंज ना करें, मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड उसका कॉन्सेंट्रेशन अगर हम चेंज ना करें, ठीक है ना, तो उस चालक पर जो कंडक्टर दिया हुआ है उस कंडक्टर के अक्रॉस अगर हम एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो वो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अंदर बनने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। ये हमारा ओम्स लॉ है। देन V बाई आई इज इक्वल टू रेजिस्टेंस और एनी कांस्टेंट। अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है तो V बाई आई का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। V बाई आई का जो रेशियो होगा वो फिक्स होगा। अगर V बाई आई का रेशियो फिक्स हो रहा है तो इसका मतलब है कि एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी सभी V और I की वैल्यूज़ पर। अगर V और I की वैल्यू को लगातार हम चेंज करते रहें, V और I की वैल्यू को लगातार हम चेंज करते रहें तो क्या होगा? शुरुआत में हमने 2 वोल्ट अप्लाई किए, ठीक है, अक्रॉस द कंडक्टर, और उसकी वजह से 1 एम्पीयर करंट हमें मिली। फिर हमने इसको डबल कर दिया, मीन्स 4 वोल्ट कर दिया, तो हमें 2 एम्पीयर करंट मिलती है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे ही करंट इंक्रीज़ हो रही है और दोनों का रेशियो फिक्स रह रहा है। दोनों का रेशियो 2 है, दोनों का रेशियो लगातार 2 आ रहा है, मीन्स एक फिक्स रेशियो है, मीन्स वो कांस्टेंट वैल्यू है रेजिस्टेंस। ये हो गया। ऐसे सभी सर्किट जो ओम्स लॉ को आंखें बंद करके मान लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं, उन सर्किट्स को हम कहते हैं ओमिक सर्किट। सिंपल है ना, बहुत ईजी है। तो ऐसे कौन से सर्किट हैं? तो जितने हमारे पास लगभग मेटल्स दिए हुए हैं वो सभी या हमारे जो कंडक्टर्स हैं वो सभी के सभी ओमिक लॉ को फॉलो करते हैं। या वो सभी अगर एक सर्किट में ऐड है तो वो सभी कैसे होंगे? ओमिक सर्किट होंगे, ठीक है ना। अब वो वाला सर्किट मत ढूंढ लीजिएगा, मुन्ना भाई MBBS वाला सर्किट, है ना। तो वो वाला सर्किट आपको याद नहीं रखना है, उसमें आप लोग गड़बड़ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया ओमिक सर्किट। अब सर नॉन ओमिक सर्किट में क्या आता है? मेटल में भी कई वैरायटीज़ हैं, ठीक है ना। मेटल में भी कई वैरायटीज़ हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स होते हैं। कुछ हैवी मटेरियल्स हैं, कुछ कम कंडक्टिव मटेरियल्स हैं, कुछ हैवी कंडक्टिव मटेरियल्स हैं, ऐसे करके। तो हमारे पास जो नॉन ओमिक सर्किट आते हैं वो क्या होते हैं? तो नॉन ओमिक सर्किट ऐसे सर्किट होते हैं जो V बाई आई के रेशियो को फॉलो नहीं करते, मीन्स एक फिक्स रेशियो नहीं देते हैं। V बाई आई का जो रेशियो आता है वो फिक्स रेशियो लगातार चेंज होता रहता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम कोई वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, तो वो V बाई आई का रेशियो फिक्स नहीं करते हैं, उन्हें हम कहते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट को हम लोग नॉन लीनियर रेजिस्टेंस भी कहते हैं, नॉन लीनियर सर्किट भी कहते हैं। लीनियर सर्किट या लीनियर रेजिस्टेंस हम ओमिक सर्किट को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये एक इसका बेसिक सा इंफॉर्मेशन था जो आपके पास होना चाहिए था।
अब हम लोग समझते हैं 1 by 1 स्टेप में ओमिक सर्किट में कौन कौन से बेहतरीन एग्जाम्पल आएंगे, नॉन ओमिक में कौन कौन से बेहतरीन एग्जाम्पल आएंगे। हालांकि हम लोगों ने ओम्स लॉ पहले पढ़ लिया है, साथ में उसके ग्राफ को भी समझ लिया है ना। लेक्चर आई थिंक आपके 4 या 3 वाले पार्ट में मैंने रेजिस्टेंस के बारे में ईजी वे में समझाया है, ठीक है। तो हमें समझना है कि अगर सर हमारे पास में कोई भी कंडक्टर है, उसके अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद में क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के बाद में अप्लाई करने के बाद में उसमें करंट बनेगी, उसमें एक करंट बनेगी। तो करंट बनने का रेशियो तो V बाई आई इज इक्वल टू होता है R, ठीक है। हम किसी भी सर्किट में जाएं, कितना भी वोल्टेज इंक्रीज करते जाएं, जैसे कि मान लीजिए जो इसका ये हमारा है ओमिक सर्किट, ये हमारा है ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट, इसमें V और I का जो ग्राफ होगा, V और I का जो ग्राफ होगा, अगर हम इस डायरेक्शन में V ले रहे हैं और इस डायरेक्शन में I ले रहे हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ठीक है ना। फिक्स एंड कांस्टेंट। तो ओमिक सर्किट को हम लोग लीनियर सर्किट भी कहते हैं, लीनियर सर्किट, ओमिक सर्किट, ओमिक सर्किट है ना। ओमिक सर्किट को लीनियर सर्किट भी कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से मटेरियल्स आते हैं, तो हमारे पास जैसे सिल्वर हो गया, आपका सिल्वर हो गया एग्जाम्पल में, नाइक्रोम हो गया, नाइक्रोम हो गया, गोल्ड हो गया, और बहुत सारे मटेरियल जो भी आपको याद हो वो सभी आते हैं इसके अंदर। अब होता है अब होता है कि सर क्या इंसुलेटर भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो समझिए इंसुलेटर भी ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है या प्रूफ नहीं है कि वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, आपसे पूछा जाएगा कि सर बताइए क्या इंसुलेटर ओम्स लॉ फॉलो करते हैं, तो कहेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है, मुझे नहीं पता, तो क्या बोलेंगे। तो हम लोग ये समझते हैं क्योंकि हम उसके अंदर इंसुलेटर के अंदर प्रेजेंट्स एटम में करंट फ्लो नहीं करा पाते हैं, इसलिए हम समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर जो हमारा इंसुलेटर होता है उसके अंदर V बाई आई का रेशियो फिक्स है या नहीं है। ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, बट कोई अगर ये भी कह दे कि क्या ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता है इंसुलेटर के अंदर, तो वो भी गलत है। फॉलो हो रहा है वो भी गलत है, नहीं हो रहा वो भी गलत। तो इसका मतलब ये है कि हमने अभी भी ऐसा कोई इंसुलेटर मटेरियल नहीं ढूंढा है जिसमें हम V बाई आई का रेशियो फाइंड कर सकें, ठीक है ना। तो इतना क्लियर है, ओके, इतना आ गया, ये आपका हो गया इंसुलेटर। तो ये हमारा हो गया ओमिक सर्किट। अब आते हैं नॉन ओमिक सर्किट में। तो नॉन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, तो ये भी सर्किट कौन से होते हैं, तो इसमें V बाई आई का रेशियो फिक्स नहीं रहता है, रेशियो फिक्स नहीं रहता है, या ये कह सकते हैं कि डेल्टा V बाई डेल्टा आई का जो चेंज लगातार, जो चेंज इन वोल्टेज, यहाँ पे लिख लीजिए चेंज इन वोल्टेज, चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज डिवाइडेड बाई चेंज इन करंट, चेंज इन करंट इज नॉट इक्वल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो ये किस में पाया जाता है, सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। सबसे नंबर 1 पर आपको एग्जांपल याद रखना है, टॉर्च। टॉर्च में कैसे क्या होता है टॉर्च, तो टॉर्च का V बाई आई का ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है सर, कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। V बाई आई का ग्राफ कुछ ऐसा होता है टॉर्च का। अगर V बाई आई का ग्राफ कुछ ऐसा दिया है, ये हमारा V है और ये हमारा I है, तो कुछ ऐसा एक्शन होगा, ठीक है। फिर नंबर 2 पे आता है हमारे पास में डायोड, ठीक है ना। डायोड का सर ग्राफ कुछ बहुत ही बढ़िया सा दिया होता है, कुछ ऐसा करके, ठीक है ना। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपकी निगाह जा रही है तो ये V है, ये हमारा I है। इस वाले पॉइंट पे देखिए यहाँ पर डेल्टा I कितना है, चेंज 0 है, यहाँ पर चेंज 0 है। अगर डेल्टा I का चेंज 0 है तो R कितना आने वाला है सर, R इन्फिनिटी आने वाला है,
आर कितना आने वाला है, इन्फिनिटी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम डायोड में एक पार्टिकुलर पोटेंशियल को बढ़ाते जाए तो हम देखते हैं कि एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट को सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, जिस पर करंट की वैल्यू फिक्स हो जाती है, उस पर चेंज इन करंट ज़ीरो हो जाती है। जिस पर चेंज इन करंट ज़ीरो हो जाएगी, जिस पर चेंज इन करंट ज़ीरो हो जाएगी, जिस पर चेंज इन करंट ज़ीरो हो जाएगी, तो R इज़ इक्वल टू 1/0 होता है सर इन्फिनिटी। वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है ना, वहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। जैसे ही करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिए, अब रेजिस्टेंस की वैल्यू इन्फिनिटी का मतलब ये है कि इसमें आप जितना भी पोटेंशियल लगा दीजिए ये रेजिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, मतलब इसमें जो करंट है वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है ना, रेजिस्टेंस बहुत बढ़ गया है, इन्फिनिटी जो आपको चाहिए वो रेजिस्टेंस ही देगा। ठीक है, इसकी भी रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में होती है। फिर आते हैं सर डायोड हो गया, ट्राइवोड सर आते हैं। डायोड में क्या होता है, डायोड 2 वोल्ट्स का होता है। ठीक है, थोड़ा सा जान लीजिए, डायोड 2 वोल्ट का होता है। जैसे पीएन जंक्शन हमारे होते हैं ऐसे करके, इसके बारे में हम लोग जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर डीपली समझेंगे, है ना। अब आते हैं हमारे ट्राइवोड्स में क्या होता है, ट्राइवोड का ग्राफ ही कुछ बेहतरीन है, ऐसे करके होता है। तो यहाँ पर अगर आप V/I का ग्राफ देखेंगे, यहाँ पर अगर V/I का ग्राफ देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि सर यहाँ पर आ रहा है एक डायनामिक रेजिस्टेंस। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ, रेजिस्टेंस। ठीक है ना, डायनामिक रेजिस्टेंस ऐसा रेजिस्टेंस जो किसी एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर अपने पोटेंशियल के साथ में या अपने रेजिस्टेंस को किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पार्टिकुलर पॉइंट पर ट्रांसफ़र कर लेता है, उसे हम डायनामिक रेजिस्टेंस कहते हैं। डायनामिक रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू डेल्टा V/ΔI होता है, चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। ठीक है, साथ में यहाँ पर जो हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस आता है ये नॉन ओमिक होता है। ये ट्राइवोड भी नॉन ओमिक है, ये भी सभी। और साथ में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक करंट की फिक्स वैल्यू के लिए आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, करंट डिक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज कर, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इस वाले पॉइंट पर वोल्टेज इतना है और करंट की वैल्यू इतनी है। ठीक है, जैसे ही आपने वोल्टेज को बढ़ा के इतना किया, इस वाले पॉइंट से वोल्टेज को बढ़ा के इतना किया, करंट की वैल्यू कम हुई कि नहीं हुई। अगर करंट की वैल्यू कम होगी इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पर ट्राइवोड क्या शो करता है, तो ट्राइवोड निगेटिव रेजिस्टेंस शो करता है। क्वेश्चन क्या आएगा आपसे, रेजिस्टेंस शो करता है, निगेटिव रेजिस्टेंस किसे कहते हैं और ये कहाँ पर शो होता है। ठीक है ना, कहाँ पर ये शो होता है। तो आपका आंसर यही रहना चाहिए कि सर ट्राइवोड में जब हम पोटेंशियल को बढ़ाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिस पॉइंट पर पोटेंशियल को बढ़ाने पर करंट की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है। जैसे ही डिक्रीज होना स्टार्ट होता है वैसे ही रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होने लगती है। उस वाले रेजिस्टेंस को हम कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस। ठीक है ना, इतना क्लियर है। ये हमारा हो गया सर ट्राइवोड, डायोड एंड टॉर्च। और भी ऐसे सर्किट जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं उन्हें हम नॉन ओमिक सर्किट कहते हैं। क्लियर है इतना। अब आता है सर जैसे कोई एक नाइक्रोम का तार होता है, ठीक है ना, आप जो हीटर में काम करता है, बल्ब में टंगस्टन का वर्क किया जाता है, तो अगर उसमें लगातार करंट फ्लो होती रहती है, वोल्टेज भेजते रहते हैं, तो एक ऐसा टाइम आता है जिस टाइम पर वो ज़्यादा वोल्टेज लेकर के ज़्यादा हीट देने लगता है, हीट में चेंज होने लगता है। तो वो भी एक नॉन ओमिक सर्किट का एग्जाम्पल है। नॉन ओमिक सर्किट का एग्जाम्पल है बल्ब। ठीक है ना, नॉन ओमिक सर्किट का एग्जाम्पल है बल्ब। आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है, इसमें से इतनी चीज़ें याद रखनी है। कहेंगे सर कितना याद रखें, ऐसे ही 6 वीडियो आपने बनाए दिए हैं और ये भी हेलो, है ना, क्यों कहेंगे सर कसम से ना जीवन दर्द हो गया है। क्या हो गया, दर्द हो गया है। तो ये हमारा हो गया ओमिक एंड नॉन ओमिक सर्किट, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब नॉन ओमिक सर्किट के बाद में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी साथ में देख लेते हैं आज ही, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में इसकी चीज़ों को हम लोग अभी इसका
जो डेरिवेशन है वो देखे ले रहे हैं ना, या अगले में देखते हैं ना, अगले वीडियोस में देखेंगे। नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कुछ लोग कहेंगे, कुछ लोग मुँह सुझा लेंगे, फिर कहेंगे कि क्या बताएं, 1.5 घंटे का वीडियो हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ठीक है, अब आइए एक बढ़िया से क्वेश्चन के ऊपर, है ना, एक बढ़िया से क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन सर ये है कि आपके पास में एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है, मैं बनाता रहता हूँ और साथ में समझाता भी रहता हूँ। सिलेंडर सॉलिड है, सिलेंडर सॉलिड है, ठीक है। अगर सॉलिड सिलेंडर है तो आप सॉलिड सिलेंडर को से कट करोगे तो वहाँ से डिस्क निकलेंगे, डिस्क, ठीक है ना। डिस्क समझते हो ना, डिस्क कैसा होता है, फ्लैट होता है, फ्लैट इस टाइप को। अगर यहाँ से काट लो ऐसे करके तो ये डिस्क बनेगा, ये डिस्क बनेगा। और रिंग कैसी होती है, रिंग में बीच में मटेरियल नहीं होता है, साइड में मटेरियल होता है। यहाँ पर पूरे उस पर अगर छोटी सी रिंग काटोगे इसमें से तो पूरे रिंग के अंदर मटेरियल भरा हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये हमारे पास एक सिलेंडर है, ये, ठीक है। इसका ये साइड व्यू है, ये हमने इसका बना दिया फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू है। ये कई पार्ट को काट के बनाया गया है, कई पार्ट को काट के बनाया गया है। इसके अंदर हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है, इसके अंदर एक हमने एक पोटेंशियल अप्लाई किया है किसकी रिस्पेक्ट में, एक बैटरी से कनेक्ट करके। ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, और इस वायर की लेंथ है L, ठीक है। और अब ये देखो हमारा साइड व्यू था, हमने इसको ऐसे कनेक्ट किया है और ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से ये क्या है, ये डिस्क है, ये डिस्क है सर, ये है क्या, ये डिस्क है। इस डिस्क से, इसके सेंटर O से जैसे जैसे हम सरफेस की तरफ बढ़ेंगे, मीन्स इस वाले पॉइंट, जैसे हम यहाँ बढ़ेंगे मीन्स इस वाले पॉइंट सेंटर से यहाँ पर पहुँचेंगे धीरे 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 करके। तो हमने कहा कि सर एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, ये वाला, जिसकी रेडियस है यहाँ पर R, जिसकी रेडियस स्मॉल r है, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है, स्मॉल r। और यहाँ पर इस वाले पॉइंट से इस टोटल की रेडियस कितनी है, कैपिटल R, मीन्स ये वाला यहाँ तक R है और ये वाला टोटल कितना है, कैपिटल R है। यहाँ पर जब हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, अप्लाई करते ही इसमें जो करंट डेंसिटी का फॉर्म है, करंट डेंसिटी का फॉर्म है वो इस फॉर्म में जा रहा है, J = J0 1 - R/R के फॉर्म में इसमें करंट फ्लो हो रही, करंट डेंसिटी इस फॉर्म में जा रही है, करंट डेंसिटी इस फॉर्म में इस वायर में फ्लो हो रही है। हमें पता करना है कि सर इसमें से कितनी एग्जैक्ट करंट फ्लो हो रही है, पहली बात, ठीक है ना। पहले हमें इतना पता करना है, फिर करंट के बाद में हमें इसकी कंडक्टिविटी पता करनी है कि कितनी कंडक्टिविटी है, और फिर कुछ और चीज़ें पता कर लेंगे। फिर मैं क्वेश्चन दूसरा बनाता हूँ, इसको पहले इतना समझ लीजिए, है ना। तो हमने क्या किया, ये इसकी रेडियस R है, आप समझ गए। तो हमने क्या किया, इसके छोटे छोटे पार्ट काटना स्टार्ट कर दिया हमने। तो ये हमने इसका छोटा वाला पार्ट एक काटा, चुन्नू सा, इस वाले पार्ट का नाम रख दिया DR, ये जो हमने काटा है इसका नाम रख दिया DR। ये वाला जो हमने पार्ट काट लिया है इसको मान लिया कि ये DR है, ठीक है ना। और ये DR हम बढ़ते जाएंगे, ये डिस्क थी, इस डिस्क के ऊपर DR, फिर DR, फिर DR करते हुए पूरा एक सिलेंडर हमने बना लिया, पूरा एक सिलेंडर बना लिया। जैसे हम पूरा सिलेंडर बना लेंगे तो हम फाइनली देखो ये गोला छोटा सा बनेगा, फिर इसके ऊपर एक और गोला बनेगा। यहाँ पे समझो, यहाँ पर बताता हूँ ना, ये ऐसे दिया हुआ है, ये ऐसे, यहाँ पर ये सेंटर है इसका, ये इसका सेंटर है, एक गोला, 2 गोले, 3 गोले, ऐसे करके हम डिस्क काट करके DR के पूरा एक सिलेंडर बना लेंगे, बन जाएगा ना। तो इस सिलेंडर के लिए, इस R डिस्टेंस के लिए इसका एरिया कितना होगा, इस R डिस्टेंस के लिए इसका एरिया कितना होगा। तो सर इसका एरिया होगा DA = 2πr। 2πr क्यों लिया, इस वाले जो DR का हमने, जो इसकी मोटाई कितनी है, DR है कि नहीं है, इस DR के लिए इस R रेडियस पर इसकी सरकमफ्रेंस कितनी है, यहाँ से घूम के इतना आया 2πr इंटू एक मोटाई DR इंटू DR, ये हो गया हमारा इसका एरिया, ये हो गया इसका एरिया। समझ में आया ना। देखिए 2πr इतनी सरकमफ्रेंस घूमी, फिर DR, फिर 2πr घूमी, DR सारे DR जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है, सारे DR जोड़ दीजिए 0 से लेकर R तक, ये हमारा DA हो गया।
सर करंट की वैल्यू क्या होती है, तो करंट का फॉर्म होता है J इज इक्वल टू आई बाई ए, जे इज इक्वल टू आई बाई ए, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ये हमने करंट का फुल मैग्नीट्यूड पढ़ा है। बट फॉर स्मॉल पार्ट जे डी ए इज इक्वल टू आई होता है फॉर स्मॉल करंट डी आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। वी नो दैट अबाउट जे इज इक्वल टू दिस, जे इज इक्वल टू दिस, देयर फॉर जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर इंटू डी ए कितना है 2 पाई आर इंटू डी आर इज इक्वल टू डी आई। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं 0 से लेकर के आई तक और यहाँ से लेकर 0 से लेकर के आई तक, यहाँ 0 से लेकर आर तक, क्यों, क्योंकि इसकी टोटल लेंथ कितनी है आर, इस वाले पॉइंट पे इसकी रेडियस कितनी है 0, ये इसकी रेडियस कितनी है 0, इसकी रेडियस कितनी है आर, यहाँ से यहाँ तक आर रेडियस हो गई। बहुत ध्यान से समझो, चैप्टर में जाएंगे, बहुत ही ध्यान से समझो। कहेंगे सर हम लोग को नींद आ रही है, अब क्या करूँ, तो जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, ठीक है ना। अब जग गए ना, वो एक हातिम दे पिक्चर होता है ना, उसमें कहता है सो जाओ अब जग जाओ, है ना। ये हो गया इतना, ये हमारा इतना हो गया। अब देखो जे कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, इसे बाहर कर लो, जे कांस्टेंट है 2 पाई कांस्टेंट से बाहर कर लो, 2 पाई जे नॉट, ये इतना कांस्टेंट हमने बाहर कर लिया। इस आर को यहाँ पर क्रॉस करो, हो जाएगा आर, इसमें हो जाएगा आर स्क्वायर बाई आर, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू आर, और ये हो जाएगा हमारा डी आर, ये इतना हो गया। यहाँ पर आ जाएगा सर आई इज इक्वल टू दिस, डी आई का आई हो जाएगा, इतना हो गया। इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसको हमने और आगे बढ़ा दिया, तो देखो 2 पाई जे नॉट तो कांस्टेंट है, 2 पाई जे नॉट हो गया कांस्टेंट, 2 पाई जे नॉट हो गया कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के साथ में आर का क्या हो जाएगा, डी आर के रिस्पेक्ट में हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर कितना आएगा आर क्यूब बाई 3, आर क्यूब बाई 3, यहाँ आ जाएगा आर। अब यहाँ पे रखेंगे 0 से लेकर के आर तक लिमिट। अब फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट कितनी है बताइए, अपर लिमिट कितनी है बताइए फटाक से। अपर लिमिट है आर, अपर लिमिट वह है आर, वाह। ये हमारा हो गया इतना अभी तक। अब आ जाइए फिर से ध्यान लगा के, तो I इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट कितना आया है आर स्क्वायर बाई 2, आर स्क्वायर बाई 2 माइनस का आर क्यूब बाई 3r, कुछ कट पिट रहा है आपको दिख रहा होगा आई थिंक, ये इतना। आर से ये वाली वैल्यू कटेगी, यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम में ले लो साथ में, तो हो जाएगा 2 पाई जे नॉट, 2 पाई जे नॉट है ना, 2 पाई जे नॉट, ये हो जाएगा कितना 3r स्क्वायर माइनस का 2r स्क्वायर अपॉन 6, कितना बचेगा, ये इससे कटेगा, तो आ जाएगा I इज इक्वल टू पाई जे नॉट आर स्क्वायर बाई 3, ये तो आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, कहेंगे सर बिल्कुल आएगा, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। इतना हो गया पाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, पाई आर स्क्वायर इंटू जे नॉट आई इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू जे नॉट। पाई आर स्क्वायर क्या था, इस सिलेंडर का जो हमने सिलेंडर लिया था उसका एरिया था कि नहीं था। अगर हम इस एरिया को ऐसे ही सॉल्व करें तो आई इज इक्वल टू 1/3 ए इंटू जे नॉट। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शन दिया है जिसमें करंट डेंसिटी चेंज हो रही है, दिस फॉर्म ऑफ दिस जे नॉट 1 माइनस आर बाई आर के फॉर्म में चेंज होगी, तो जो हमारी करंट एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो एरिया के 1/3 में जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से जो एक्चुअल में जो हमारा जे नॉट आएगा, जो एक्चुअल में हमारा जे नॉट आएगा, जे नॉट इज इक्वल टू आएगा कितना 3i अपॉन ए, ये हमारा एक्चुअल में जे नॉट आएगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया जे नॉट की वैल्यू। अगर इस जे नॉट की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करें तो कितना आएगा, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्चुअल जे तो हमारा आएगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। इस वाली वैल्यू को यहाँ पुट करने पर जे की वैल्यू एक्चुअल आ जाएगी। तो जे इज इक्वल टू
कितना आएगा 3i/πr² 1 - r/r। ये हमारा एग्जैक्ट फार्मूला है फॉर दिस करंट, ठीक है ना। अब इसी फार्मूले में थोड़ा सा और हम लोग इस फार्मूले को और इंक्रीज करते हैं और समझते हैं इसकी और थोड़ी सी चीज़ों को, जो आई थिंक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर इस फार्मूले में करंट की जगह पर जो हमारी करंट आई थी और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया था अक्रॉस द सिलेंडर, उसके लिए यहाँ पर कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम कर सकते हैं। छोटा सा प्रोग्राम करने का मतलब ये है उसकी भी वैल्यू को फाइंड किया जा सकता है फॉर दिस। समझिए, हम जानते हैं रो इज इक्वल टू क्या होता है, तो रो इज इक्वल टू E/J होता है, ये हम जानते हैं। ये होता है कि नहीं होता है, कहीं सर होता है। देयरफॉर J इज इक्वल टू E/रो एंड रो इज इक्वल टू 1/सिग्मा। सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। तो J इज इक्वल टू E इंटू कंडक्टिविटी, ये हो जाएगा फार्मूला। इस फार्मूले का इस्तेमाल हम इस फार्मूले में कर सकते हैं। कहाँ गया हमारा फार्मूला, इस वाले फार्मूले में। अगर हमारे पास एक कंडक्टर दिया हुआ था, इस कंडक्टर में हमने यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी इस L लेंथ के वायर के लिए, और अगर ये जो कंडक्टिविटी दी है, ये कंडक्टिविटी किस फॉर्म में चेंज हो रही होती, सिग्मा इज इक्वल टू सिग्मा नॉट 1 - r/r के फॉर्म में चेंज हो रही होती, तो ये वाला जो फॉर्म था, इस वाले करंट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, जिसकी वजह से हमारे पास जो एग्जैक्ट करंट की वैल्यू आती वो आती I इज इक्वल टू 1/3 πr² into J0। here J0 is equal to E multiply sigma naught, तो ये हो जाएगा 1/3 πr² into E into sigma naught। we know that E is equal to V/L, therefore 1/3 πr² V/L कैपिटल L सिग्मा नॉट। तो करंट की वैल्यू इस वाले कंडक्टर के लिए कितनी आती, तो इस वाले कंडक्टर के लिए ये वैल्यू इतनी आती, इतनी 1/3 πr² V सिग्मा नॉट बाई L। या इस वाली वैल्यू को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते थे, इस वाली वैल्यू को कुछ हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे। इसकी जगह पे मैं लिखता हूँ सही से, तो आपको सही समझ में आएगा। बस ये याद रखना कि किस फॉर्म में चेंज हुआ है, किस फॉर्म में चेंज हुआ है। तो ये हमारी वैल्यू आती है करंट I इज इक्वल टू सिग्मा नॉट बाई 3L r² पाई सिग्मा नॉट r² 3 इंटू V/L। ये हमारा करंट का एग्जैक्ट फार्मूला होता, और साथ में ये वाला भी करंट का एग्जैक्ट फार्मूला होता। ये हमें ऐसे याद रखना है। तो ये आपके दो बेसिक से बढ़िया से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन क्या था कि अगर एक हमारे पास में एक L लेंथ का वायर दिया हुआ है, ठीक है, उस वायर में जो करंट डेंसिटी है वो किसी फॉर्म में चेंज हो रही है, J इज इक्वल टू J0 1 - r/r के फॉर्म में चेंज हो रही है, तो उसके लिए करंट की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी, ठीक है, 1/3 हो जाएगी, और 1/3 एरिया हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। तो एक्चुअल में J0 कितना आएगा, 3I/A। इसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास एक फार्मूला बन के आएगा, वो आपको पता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, आपके लिए एक बढ़िया सा और सवाल है मेरे पास। कई सवाल हैं, बढ़िया से सवाल है मेरे पास में। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, जो आई थिंक आपको अच्छा लगा हो गया है। ये इतना हो गया सर। अब सपोज करिए कि आपके पास में कोई दो मेटल के स्पीयर है, ठीक है, दो मेटल के स्पीयर हैं और वो इन्फिनिटी लेंथ पे रखे हुए हैं, मीन्स बहुत दूर रखे हुए हैं, ठीक है, बहुत दूर रखे हुए हैं, इन्फिनिटी लेंथ पे रखे हुए हैं, और साथ में
और साथ में हमें ये भी बताना है कि अगर उन्हें थोड़ा सा डिस्प्लेस करें तो क्या होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो बीच में उनके मीडियम है उस मीडियम का रेजिस्टेंस फाइंड करना है हमें, उस मीडियम का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, मीडियम का क्वेश्चन समझ लीजिए एक बार क्या है। दो मेटल के रेडियस, इक्वल रेडियस के जो स्फीयर दिए हुए हैं, मीडियम की हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, रेजिस्टिविटी दी हुई है और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है ना, तो हमने मान लिया कि हमारे पास दो स्फीयर है, एक स्फीयर ये और एक स्फीयर ये, इसके बीच में सब जगह एयर है, इस एयर की रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका आप ये मान लीजिए कि दो इक्वल रेडियस है इनकी, तो ये रेडियस ए हो गई, इसकी भी रेडियस ए हो गई। ठीक है, हमें पता है जो एयर होती है वो इंसुलेटर होती है, फिर भी उसके पास कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, उस कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है, उस कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो सकता है, इन सभी मटेरियल की, जो मटेरियल दिया हुआ है इसकी जो डिस्टेंस है डी, वो कैसी है, इन्फिनिटी है, या फिर ए के कंपेरिजन में डी की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन है, ये बहुत बड़ी है, तो हम इन्फिनिटी माने ले रहे हैं, सीधे सीधे काम खत्म हो जाएगा। तो इस वाले ए रेडियस के लिए हमने ले लिया कि ये प्लस क्यू चार्ज रखता है और ये वाला माइनस क्यू चार्ज रखता है। ठीक है, दोनों के पास में इतने चार्ज है, तो हमने कहा सर ये वाला अगर प्लस क्यू चार्ज रखता है तो इस वाले चार्ज क्यू के लिए इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इसकी सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर, इक्वेशन 1। सर इसकी सरफेस पे भी कितनी होगी, तो इसकी सरफेस भी इतनी ही होनी चाहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर माइनस में। इतना क्लियर है? ठीक है सर, अगर पोटेंशियल मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है तो पोटेंशियल कितना होगा, तो इसके लिए पोटेंशियल होगा V माइनस क्यू इज इक्वल टू माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, और यहाँ पर हो जाएगा V प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए हो जाएगा। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड ए डैश है ना, प्लस क्यू माइनस वी माइनस क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए, तो ये इतना हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ लिख करके सीधे यहाँ लिख रहे हैं 2q, कैसे हो गया, देखो ये वाला प्लस था, ये वाला माइनस है, माइनस साथ में माइनस साइन लगा हुआ है, क्रॉस होगा प्लस हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे, इतना हो गया आपके पास। इसके पास में इतना पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना हो गया। अब आता है कि सर इतना तो हो गया, यहाँ पर कुछ और वैल्यू है क्या, बिल्कुल है। तो हम जानते हैं J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है सर, और J इज इक्वल टू ई बाई रो होता है। दोनों वैल्यू होती कि नहीं होती, होती। तो J इज इक्वल टू ई अपॉन रो इज इक्वल टू, ई की वैल्यू कितनी है फॉर दिस, ई की वैल्यू है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर और इंटू 1/रो, ये हमारा J हो गया। J इज इक्वल टू आई बाई ए, J इज इक्वल टू आई बाई ए, देयरफॉर इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, इक्वेशन 1 आई बाई डी ए इज इक्वल टू डी आई बाई डी ए इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए स्क्वायर 1/रो इंटू, ये हो जाएगा। देयरफॉर डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/रो इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू, यहाँ क्यू कर लीजिए, क्यू बाई ए स्क्वायर इंटू डी ए, ये हमारा आ गया इक्वेशन नंबर 2 आ गई हमारे पास रो भी आ गया, डी आई भी आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। ठीक है ना, कुछ समझ में आ रहा है? तो हमारे पास अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, कहाँ से कहाँ तक करना होगा, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। यहाँ पर डी ए की वैल्यू कितनी होगी, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वैल्यू ये आएगी।
तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा आपका कितना, डी आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन रो इंटू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, डी इज इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, 4 ए स्क्वायर 4 ए स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन रो इंटू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, हाँ इतना आ जाएगा। बस आगे हमारे पास वैल्यू v इज इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस अपॉन आई इज इक्वल टू आर। होता है कि नहीं होता है, कहीं सर होता है। अगर ये होता है तो सारी वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो सारी वैल्यू तो हमारे पास आ गई भाई। तो ये हमारे पास आ गया, इसको साफ कर देते हैं पहले, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास में। अगर आपको फॉर्मूले सही से याद हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन इजी में बना सकते हो, और कॉन्सेप्ट पता है तो, क्योंकि सारा काम कॉन्सेप्ट का है बॉस। इतना हो गया हमारे पास। तो v बाई आई क्या होता है, r होता है कि नहीं होता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना था हमारे पास में, लो हमने पोटेंशियल डिफरेंस ही हटा दिया, कितना था चलो हमको याद है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए, ये था ना, और डिवाइड करेंगे q अपॉन रो एप्सिलॉन नॉट से, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट 2q बाई ए इंटू रो एप्सिलॉन नॉट बाई क्यू, क्यू से क्यू उड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट उड़ेगा, तो r इज इक्वल टू 1/2 2 से 2 उड़ेगा 2 ए एंड ये आ जाएगा रो, ये आ जाएगा आपका क्या, रो ने लगो ये। तो अगर रो इतना है 2 ए, तो कहने का मतलब ये है जो एयर का रेजिस्टेंस होगा वो इतना होगा, रेजिस्टेंस इतना होगा। अगर रो की वैल्यू कुछ पार्टिकुलर फिक्स वैल्यू दी हुई होती तो हम लोग यहाँ पर उस एयर का मान भी निकाल सकते थे। अब हमारे पास एक और छोटा सा सवाल है, उसको भी देख लेते हैं, वो भी आई थिंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी जरा देख लीजिए, मज़ेदार क्वेश्चन है वो भी। एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है, एक सिलेंडर दिया हुआ है, कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, इनर रेडियस दी है, आउटर रेडियस दी हुई है, और हमें ये बताना है कि उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, उसके लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, और उसकी रेजिस्टिविटी दी हुई है एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, मीन्स उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी दी हुई है हमें, ठीक है। बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे सवाल तो आपको लगाने होंगे ज़िंदगी में। ये इतना हो गया सर। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि एक रेडियस ए तथा बी रेडियस के दो बॉल्स दिए हुए हैं, मीन्स एक सिलेंडर दिया हुआ है, और उस सिलेंडर के लिए उसका जो लेंथ है वो एल दिया हुआ है, तो और जो इसकी रेजिस्टिविटी है वो रो दी हुई है, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी रो दी हुई है, रेडियस फाइंड करनी है, साथ में ए से बी लिमिट के लिए, ए से बी जो उसका होलो वाला मटेरियल है उसके लिए भी हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये खोखला दिया हुआ है, खोखला गोला, ये सिलेंडर दिया हुआ है, और ये कुछ ऐसा है, इस वाले पॉइंट की रेडियस है ए, यहाँ से यहाँ तक की है बी, तो इसको ऐसे समझिए, ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है ए, और यहाँ से यहाँ तक की रेडियस है बी, ठीक है। इसका जो मटेरियल है वो रो है, मटेरियल की रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ठीक है ना, R L इज बाई ए। इसकी लेंथ दी है L, इसकी लेंथ दी है L, इसकी लेंथ दी है L, ठीक है ना, इतनी इसकी लेंथ दी हुई है। तो बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि एक सिलेंडर जो होता है, हॉलो सिलेंडर होता है, उसका एरिया कितना होता है, एरिया होता है πb² माइनस a², तो यहाँ पर रख देंगे तो हो जाएगा रो L बाई πb² माइनस का a², ठीक है। अब एक हम लोग देखेंगे एक ऐसा बेलन, एक ऐसा सिलेंडर जिसकी रेडियस चेंज हो रही है, वेरिएबल है, ठीक है ना, वेरिएबल है। तो ये हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है, ठीक है सर, सिलेंडर हो गया,
इसकी रेडियस यहाँ से इस फॉर्म में चेंज हो रही है, ठीक है, ए से बी फॉर्म में चेंज हो रही है, ए से बी फॉर्म में। तो इसको भी ऐसे ही समझने से पहले हम लोगों ने किया था, ये हमारा हो गया ए और ये हो गया हमारा बी, ठीक है ना। बट इसकी लेंथ जो है वो चेंज हो रही है आर के फॉर्म में। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू हो जाएगा रो इंटू डी आर बाई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर इंटू एल, ठीक है ना, 2 पाई आर इंटू एल। तो यहाँ से जो आर आएगा वो आपका डी आर आया पहले, तो डी आर इज इक्वल टू रो। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें 0 से लेकर आर तक, इसका कर दें ए से लेकर के बी तक, तो 1/2 पाई तो बाहर हो जाएगा और एल भी बाहर हो जाएगा, बचेगा कितना, डी आर बाई आर बचेगा। समझ में आया कैसे क्या हुआ? मीन्स कहने का मतलब ये है जो इसकी लेंथ है वो छोटे छोटे भागों में बढ़ रही है, ठीक है ना। तो ये डी आर हो गया, ठीक है ना। साथ में जब डी आर और आर का रेशियो निकालेंगे तो हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई आर। देखो आर लिख रहा हूँ मैं, एल लिखना चाहिए हम लोग यहाँ पे एल, और ये जाएगा कितना, ये जाएगा डी आर अपॉन आर, मीन्स एक्स 1/x इंटीग्रेशन डी एक्स इज इक्वल टू होता है लॉग ई एक्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग ई आर, कितना, ए से बी। ये ए और बी क्या है, लिमिट है, तो आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए, ये होगी मेन लिमिट। इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल इंटू लॉग बी अपॉन ए, यहाँ पर आ जाएगा। इसको और कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 2.303 इंटू रो अपॉन 2 पाई एल लॉग 10 बी अपॉन ए। तो ये हमारा एक्चुअल में रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा। ये हमारे कुछ बेसिक से एग्जाम्पल थे जो आई होप आपको मजा आई होगी इन सभी के एग्जाम्पल्स के साथ में। तो ऐसे ही लगातार आप पढ़ाई करते रहिए, और सो गए हो तो जग जाइए जगने के साथ में जो रेजिस्टेंस आया ना, इस रेजिस्टेंस को भी याद रखिए। हालांकि ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं, पर हाँ इम्पोर्टेंट है अगर आप हायर लेवल की क्लासेस के लिए बहुत ही डिपेंडेंट है या फिर आगे जाना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आप लगातार ऐसे पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपना प्यार ऐसे ही देते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।